नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में बीए पाठ तृतीय में द्वितीय पेपर में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की मूल भावना के बारे में अध्ययन करेंगे। इस निबंध के जो निबंधकार है वो विद्यानिवास मिश्र जी हैं। इन्होंने इस निबंध की रचना की है और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसकी विषय वस्तु, इसकी मूल संवेदना, इसमें व्यक्त विचार आदि के बारे में आज चर्चा करेंगे। आप इसको ध्यान से सुने, आपके समझ में आएगा। हिंदी निबंध विद्या के साहित्यकारों में पंडित विद्यानिवास मिश्र एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं। इनकी रचनाओं में शास्त्रीय वैभव और लोक संस्कृति का अनूठा संगम दृष्टिगोचर होता है। मिश्र जी के व्यक्तित्व निबंध किसी एक केंद्रीय भावना पर आधारित होने के कारण गद्य काव्य की तरह रोचक एवं मनोरंजक है। इनमें आत्म प्रकाशन के लिए पर्याप्त स्थान होने से लेखक अपनी बात कहते हुए पाठकों के साथ रागात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं। लेखक ने निबंध के प्रारंभ में अपने मन की उदासी का उल्लेख करते हुए ये बताया कि कुछ तो तबीयत ढीली है और कुछ आसपास के तनाव और उससे टूटने का भय है। परिवेश के तनाव से न तो काम में मन लग पाता है और न काम से पूरी मुक्ति मिल पाती है। ऐसी दशा में एक छोटी सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बनती है। मिश्र जी के लिए एक ऐसी घटना जिसमें उनकी एक महानगरीय वातावरण में पली कन्या उनके एक लड़के के साथ रात्रि में संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए चली गई और देर रात तक नहीं लौटने के से तनाव का कारण बनती है और उसी से उक्त निबंध की विषय वस्तु अग्रसर होती है। लेखक बताते हैं कि एक छोटी सी घटना से उनके मन में सांस्कृतिक जीवन की आस्था जगी। तब वे सोचने लगे कि राम का राज्यकाल व्यतीत हुए हजारों वर्ष हो गए, परंतु अभी भी पूरे अवध एवं भोजपुर के लोक जीवन में यह गीत गूंजता रहता है कि मेरे राम के भीजे मुकुटवा लक्ष्मण के पटुकवा इत्यादि। लेखक कहते हैं कि पिछली पीढ़ी अपनी संतान के लिए सदा चिंतित रहती है। वह संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। संतान प्रवास में किसी भी काम से रहे तो पिछली पीढ़ी उसे संतान के लिए वनवास जैसा मानती है। नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की ममता की इस पीड़ा को नहीं समझती है। इस कारण वह उसके प्रति निश्चिंत रहती है तथा उसकी आकुलता का उपहास भी करती है। लोक जीवन में माता कौशल्या की भावनाओं का प्रतिरूप आज भी मुखरित है। इसी कारण राम वन में निर्वासित है, फिर भी उसके मस्तक पर मुकुट बंधा हुआ है। वास्तविकता यह थी कि वन के लिए प्रस्थान करते समय राम ने सारा राज के वेश उतार दिया था
मुकुट भी उतार दिया था, परंतु राज्याभिषेक की स्मृति के रूप में लोगों का मन तो मुकुट से बंधा रहा, कौशल्या के मातृ स्नेह से जुड़ा रहा। फिर वह मुकुट उनके मस्तक से कैसे उतरता, इसलिए लोगों को चिंता बनी रही कि वन में राम का मुकुट न भीगे, उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद न भीगे और सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। तब से लेकर लोक जीवन में यही व्यथा वेदना मधुर गीत के रूप में सांस्कृतिक धरोहर की तरह जीवित है, क्योंकि आज भी देश दुनिया में लाखों करोड़ों कौशल्याओं द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या मन में विराजमान है, जिनके राम अर्थात जिनकी संतान कहीं अन्यत्र निवास कर रही है। लेखक बताते हैं कि मानवीय संवेदना के स्तर पर देखा जाए तो ये घटना अति वेदनामयी है। यह मनुष्य की सनातन नियति है कि ऐश्वर्य और निर्वासन साथ साथ चलते हैं। जिसे अभिषेक के बाद ऐश्वर्य सौंपा जाना था, उसे निर्वासन मिला। उसके भाग्य में ऐश्वर्य के बदले निर्वासन बदा रहा। रामायण के कथानक को लेकर लोग मुदमंगल की कामना करते हैं, परंतु मंगल कामनाओं के पीछे झांकती हुई दुर्निवार शंकाएं बार बार उठती रहती है। मन का उत्साह उनसे फीका पड़ जाता है। राम के निर्वासन के समय भी सारा मंगलोत्सव अमंगल बन गया था। इसी कारण लोगों का दुख सदा जीवंत बना रहा। लेखक के विचार यथार्थ है, क्योंकि आज भी किसी की संतान यदि उनसे दूर रहती है, चाहे वह अध्ययन के कारण अथवा व्यावसायिक कारण हो, घर से बाहर भेजते समय उसके उज्जवल भविष्य की कामना से ऐश्वर्य की परिकल्पना तो होती ही है, परंतु विविध प्रकार की आशंकाओं के कारण निर्वासन का सा दुख भी सताता है। लेखक ने इसी प्रसंग में सीता के पुनर्निर्वासन का उल्लेख करते हुए बताया कि राजा बनने के बाद एक लोकपवाद के कारण राम ने सीता को निर्वासन दिया। सीता वन में अकेली रही। उसने 2 पुत्रों के प्रसव की पीड़ा अकेली भोगी, परंतु उन बच्चों के जन्म पर कोई गीत गाने वाला नहीं रहा। कुछ काल बाद एक शूद्र को दंडित करने राम पुनः उसी वन में गए जहाँ सीता अपने बालकों के साथ निर्वासित थी। तब पुरानी घटनाओं का स्मरण कर राम की अतीव वेदना हुई थी, जिसे सीता के वर्चस्व का सम्मान हुआ था। अयोध्यावासी राम के निर्वासन की समाप्ति के लिए मंगल प्रभात की कल्पना करते रहे। लेखक भी सारी रात अपने परिचितों के कारण चिंताग्रस्त रहा और प्रभात होते ही उसकी चिंता समाप्त हो गई। परंतु उसी क्षण चक्की चलाने के साथ ही लोकगीत के रूप में मोरे राम के बीजे मुकुटवा का स्वर मुखरित होने लगा। इसे लेखक का मन फिर से उदास निराश हो गया। वह सोचने लगा कि अब भी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई एक अरूप कौशल्या मानवीय संवेदना से भरकर इस तरह के स्वर व्यक्त कर रही है। आज से यह है कि दूरस्थ संतानों के लिए मंगल कामना तथा उनके सकुशल अपने घर लौटने की मंगल प्रभात की कल्पना प्राय प्रत्येक ऐसी माता करती है जिसका पुत्र बाहर गया हुआ है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध में लेखक ने भारतीय संस्कृति से संबंधित विचारों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। इसमें लोक आस्था, राम के चरित्र के उत्कर्ष एवं वर्तमान जीवन में विद्यमान दुख दर्द की सुंदर व्यंजना हुई है। इस दृष्टि से यह श्रेष्ठ लालित्य भावपूर्ण निबंध है। अब मिश्र जी ने अपने भाषा सौष्ठव के बारे में भी कुछ विचार इस निबंध में व्यक्त किए हैं। उनके बारे में भी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। मिश्र जी के निबंध व्यक्तिपरक है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम ललित निबंध को ही बनाया। आपके निबंधों की विशेषता
एक प्रकार का अंतर्द्वंद है। इनके निबंधों में परंपरागत लोक जीवन एवं ग्रामीण समाज मुखरित हो उठा। प्राचीन साहित्य परंपरा का निर्वाह करते हुए मिश्र जी अपने निबंधों से पाठकों को भोजपुरी लोक साहित्य की सहृदयता का पान भी करा देते हैं। किसी भी प्रसंग को लेकर वे उसे ऐतिहासिक, पौराणिक या साहित्यिक संदर्भ से समन्वित कर देते हैं और फिर उसे लोक जीवन से संबंध कर देते हैं। इस प्रकार उनके निबंधों में शास्त्र ज्ञान एवं लोक जीवन का मणिकांचन योग विद्यमान है। डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि संस्कृत साहित्य को वर्तमान जीवन के परिवेश में देखते हैं और अपने निबंधों को ज्ञान की उष्मा से झुलसाने की अपेक्षा सांस्कृतिक तरलता से सरस बना देते हैं। आपके निबंधों पर द्विवेदी जी का प्रभाव तो रहा है, परंतु आपने एक स्वतंत्र मार्ग भी अपनाया और वैदिक निबंधों की एक श्रेष्ठ परंपरा स्थापित की। मिश्र जी ने अपने ललित निबंध द्वारा हिंदी निबंध साहित्य को अत्यधिक समृद्ध बनाया। आपके सभी निबंध गहन अनुभूति एवं चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति के ही भंडार नहीं, अपितु इनमें समसामयिक समस्याओं की ओर व्यंग्यपूर्ण संकेत करते हुए आधुनिक जीवन में व्याप्त विषमता, वेदना के चित्र बड़ी तत्परता एवं तल्लीनता के साथ आपने अंकित किया है। मनोभाव के अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ साधन भाषा है। भाषा के माध्यम से भी लेखक अपने हृदय में विस्तृत भावों को पाठकों के सम्मुख संप्रेषित करता है। मिश्र जी ने अपनी भाषा को विविध रंगों से सजाया, इसलिए इनकी भाषा में विलक्षणता, चमत्कार, प्रियता और कवित्वमय सरसता दृष्टिगोचर होती है। विद्यानिवास मिश्र की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और संस्कारनिष्ठ खड़ी बोली है। भाषा की दृष्टि से इनके निबंधों में हिंदी के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं पर भोजपुरी के ग्रामीण शब्द भी आ गए हैं। तत्सम शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हुए वे यत्र तत्र बोलियों के भी शब्द प्रयुक्त कर देते हैं, किंतु ये सब कार्य वे भाषा को प्रवाहपूर्ण बनाने के लिए ही करते दिखाई पड़ते हैं। भाषा की ताजगी उनके निबंधों में सर्वत्र विद्यमान है। मिश्र जी का वाक्य विन्यास व्यवस्थित और सुसंगठित बन पड़ा है। मुहावरों का प्रयोग इनके निबंधों में पर्याप्त मात्रा में हुआ है। आपकी भाषा में एक चमत्कार भी है, जिससे सरसता की भी वृद्धि हुई है। आपकी भाषा में व्यंग विनोद भी है। इस कारण इसमें उक्ति वैचित्र्य के साथ साथ अर्थ गांभीर्य अत्यधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होता है। आपकी भाषा में नई चुस्ती, नया चुलबुलापन, नया अंदाज और नया आदेश तथा नया जोश भी है। मिश्र जी की शैली एक विशेष महत्व की है। शैली ही व्यक्ति है, ये कथन अतिशोक्तिपूर्ण नहीं है। डॉक्टर मिश्र की शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। कोमलकांत पदावली का लालित्य भी पद पद पर देखने को मिलता है। अर्थवता के स्वर में स्वर मिलाने वाली पद संगठना तो आपकी शैली की अनूठी विशेषता है। भावाभिव्यक्ति की सहजता के लिए भाषा नाचती है, थिरकती है। अपनी शैली को साधन माना है, साध्य नहीं माना। इनके निबंधों में बहुत सारी शैलियों का प्रयोग हुआ है, जिसमें भावात्मक शैली है, व्यंग्यात्मक शैली है, प्रतीकात्मक शैली है, आत्मपरक शैली है, वर्णात्मक शैली है, उद्धरण शैली है और विवेचनात्मक शैली है। आदि शैलियों का इन्होंने अपने निबंधों में बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त मिश्र जी ने अपने अनेक निबंधों में सरस एवं कटाक्षपूर्ण शैली का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। कहीं कहीं विक्षेप शैली का प्रयोग करते हुए अपनी कवित्वमयी भाषा में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अपने निबंधों को सरस बनाने के लिए उन्होंने धारा शैली का भी उपयोग किया है। इसके गद्य में कहीं कहीं तरंग शैली का प्रयोग भी काव्यात्मकता का सा आनंद देने लगता है। इसी प्रकार से इनकी रचनाओं में अलंकारिक, लाक्षणिक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक शैलियों के दिग्दर्शन भी होते हैं। अतः आपको विद्यानिवास मिश्र जी के इस निबंध की मूल भावना, उसकी भाषा शैली, भाषा सौष्ठव, काव्य सौंदर्य आदि के बारे में मैंने आपको बताया। आपको
शायद समझ में आया होगा। धन्यवाद।